Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और पूरी तरह से स्टडी में फोकस्ड होंगे और स्टडी सर्च पॉइंट की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली हर एक वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। उसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर जीएस से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं या ब्लॉग पेज पर विज़िट कर सकते हैं। और उसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नई नई वीडियो लगातार हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही है। उम्मीद करते हैं आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर्स की सीरीज़ चल रही है उसका यह नेक्स्ट वीडियो है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है सेल यानी कि कोशिका चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। उसमें बेसिक चीज़ें हमने पहले यहाँ डिस्कस हो चुकी हैं। हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आए हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल से रिलेटेड टॉपिक। जो आज सबसे पहले है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल का मतलब होता है सेल के भाग। कंपोनेंट का मतलब होता है भाग। अब सेल के जो है कितने पार्ट होते हैं, देखो बेसिकली सेल जो होता है उसके 3 ही पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, एक होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। अब मैं इसको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा कोशिश करूँगा समझाने की। जैसे ये हम एक मान लेते हैं कि हमारा सेल है, इस तरह से सेल होता है। ये बीच में एक पार्ट होगा, छोटा सा बनाते हैं अभी क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर बनता है वो बड़ा होता है। ये एक बीच का पार्ट है। ये इसके बीच में पूरा एक आपका द्रव्य होता है यानी कि फ्लूइड टाइप का होता है, लिक्विड टाइप का समझ सकते हैं आप एक तरह से, जो इसमें पूरा भरा रहता है। तो अब ये जो बेसिकली सेल के 3 ही पार्ट है, जो मैंने यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो बाहर का जो लेयर है, ये जो आउटर कवरिंग है जो आपको सबसे बाहर दिख रही है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं यानी कि इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्लियर हो गया। बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र की माना जाता है कि ये आपका सेल के यानी कि जो कोशिका है उसके लगभग बीच में स्थित होता है। और अब ये है आपका केंद्रक, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच का जो भी ये पार्ट है, इसके बीच में जो भी द्रव्य भरा रहेगा उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। इसमें डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आपका राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड यानी कि आपका वसा, ये सब चीज़ें इसी के बीच में आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी चीज़ें आपने सेल के बारे में पढ़ी हैं वो मैक्सिमम आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जैसे मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये ठीक ये सबसे बाहरी, ठीक आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहरी कवरिंग होती है, बाहरी एक तरह से परत होती है किसकी, सेल की। अब इसका काम क्या होता है, ये जो है सेपरेट करता है, सेपरेट मतलब ठीक अलग करता है किसको, सेल को इसके बाहरी वातावरण से। क्लियर हो गया ना। जैसे एक सेल यहाँ बनाया मैंने, मान लिया ये एक अगर ह्यूमन बॉडी, एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ होगा, तीसरा कहीं यहाँ होगा, चौथा यहाँ इसके जो पड़ोस में भी हो सकता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये 2 जो सेल हैं ठीक, इनको भी सेपरेट करता है, इनको भी अलग अलग करता है। उसके अलावा सेल को इसके बाहरी वातावरण से भी अलग करता है। मतलब बाहरी वातावरण, या बाहरी वातावरण कहने का मतलब कोई एटमॉस्फेयर नहीं, बाहरी वातावरण मतलब सेल के बाहर जो भी चीज़ें हैं, वो भले आपका दूसरा सेल हो या कोई और बॉडी पार्ट हो या कोई भी चीज़ है, उनको अलग करता है एक दूसरे से। तो वही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तरह से झिल्ली है। झिल्ली क्या करती है, एक जो सब्सटेंस होगा, एक जो पदार्थ होगा उसको दूसरे पदार्थ से अलग करेगी। क्लियर हो गया ना। तो यही होता है। जैसे आप कोई अगर मान लो आप जो अपनी बॉडी में कोई भी कपड़ा पहन रहे हो, जैसे आपने अगर एक अगर लेयर पहनी कपड़े की, तो वो क्या करेगी, कपड़े की लेयर एक बॉडी पार्ट को या एक लेयर को दूसरे लेयर से सेपरेट कर देगी। क्लियर हो गया। तो वही काम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, जो कि सेपरेट करता है। सेपरेट मतलब ठीक क्या, अलग अलग करता है जो सेल है, सेल को उसके बाहरी वातावरण से, मतलब उन दोनों के बीच एक तरह से परत का काम करता है। नंबर 1 काम ये हो गया। नंबर 2 ये सेल है
एक मिनट, ठीक है, ये आपका सेल है। अब इसके इसके अंदर जो है, ठीक, कौन सा मटेरियल इसके अंदर एंटर करेगा और कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा, ये काम भी कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये आपका परमिशन देगा कि कौन सा मटेरियल, कौन सा तत्व, कौन सी चीज या कौन सा आपका वो पदार्थ सेल से बाहर जाएगा या कौन सा पदार्थ सेल के अंदर एंटर करेगा। ये जो है, ये आपका परमिशन जो देता है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है। इसीलिए इसका एक और नाम होता है, लिख देता हूँ मैं, सेमी, ठीक, परमिएबल मेम्ब्रेन। एक और नाम क्या होता है इसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और हिंदी में कहते हैं इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली। मतलब कौन सा मटेरियल, ठीक, इसको वो करेगा, पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, ये परमिशन देता है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट मेरा यही है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, वो अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल से अंदर या फिर सेल के बाहर कौन सा मटेरियल जाएगा या आएगा, ये सब जो आपका परमिशन कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं विसरण कहते हैं, शायद मैं भूल गया था, इसको सर्च करना। हिंदी में इसको कहते हैं विसरण प्रोसेस, इसको बोला जाता है विसरण। क्लियर हो गया, जो कि गैसियस एक्सचेंज होता है ना एक जगह से दूसरी जगह। इसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीजन थी। अब सेल ने क्या करा, लगातार ऑक्सीजन यूज करते रहेगा। अगर सेल लगातार ऑक्सीजन यूज कर रहा है तो ठीक, जो आपका सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाएगी। अगर यहाँ पर कमी हो गई ऑक्सीजन की, क्योंकि आप लगातार एनर्जी यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कम होते जाती है ना। जब यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी और बाहर के वातावरण में यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ से जो है फिर ऑक्सीजन फ्लो हो करके अंदर सेल के आ जाएगी। यानी कि जो यहाँ पर गैस थी ना, ऑक्सीजन गैस है, इसका फ्लो हुआ कहाँ से, यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बाहर, यहाँ से ये आपका लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को गैस फ्लो होना स्टार्ट हो गई। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो गैसियस एक्सचेंज, हालांकि ये नहीं आता है, मतलब यहाँ समझा रहा हूँ एक्सचेंज किस तरह से होता है। ठीक है, जो आपका सेल है, सेल के बाहर अगर किसी गैस की अमाउंट ज़्यादा है और वो बेसिकली ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन अगर कम हो गई है तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाएगी, और बाहर से जब ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी तो इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक दोनों इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं आती, मतलब दोनों जगह बराबर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाता है। ये तो ऑक्सीजन का हो गया। ऐसे क्या होता है कि सेल के अंदर आप, जब आपको प्रोसेस पता होगी, आगे आएगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होती ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि CO2 की अमाउंट बढ़ते जाती है शरीर के अंदर। जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है ना, जिसको जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर हम कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिलीज करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 यहाँ पर आप देखते हैं सेल के अंदर जब ऑक्सीजन लगातार यूज होते जा रही तो CO2 लगातार बढ़ते जाती, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ गई और यहाँ बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, सेल के अंदर से बाहर चला जाएगा, और सेल के अंदर से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा तो इसके अंदर, सेल के अंदर CO2 की सांद्रता कम हो जाएगी। क्लियर है, तो यही प्रोसेस होती है गैसियस एक्सचेंज की। क्लियर हो गया, तो ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन प्रोसेस। ऐसे ही अगर वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, या पानी का मूवमेंट होगा, गति होगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी इसका जो है फिर हिंदी वर्जन याद नहीं आ रहा है मेरे को, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पक्का बता दूंगा। यहाँ पर मैं भूल गया था इसका जो हिंदी लिखना। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस, बस आप इतना समझ लीजिए भी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ, जहाँ पर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यानी कि जहाँ पर लिक्विड की सांद्रता ज़्यादा है वहाँ से लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होगा, जहाँ पर लिक्विड की सांद्रता कम है।
जहाँ लिक्विड की सांद्रता कम है वहाँ की तरफ लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, शायद याद आ जाएगा आपको। जैसे आपने एक बर्तन लिया, इसमें पानी भरा और इसमें आपने चने डाल दिए या फिर जो किशमिश के दाने डाल दिए, कुछ भी डाल दिया आपने, रात को भिगा देते हैं ना, तो सुबह देखते हो चने या किशमिश के दाने फूल जाते हैं। वो फूलते कैसे हैं? अभी क्या है कि जो किशमिश के दाने हैं या जो आपका चने के दाने हैं, इनके अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, इनके अंदर पानी नहीं है ज़्यादा, लेकिन बाहर जिस आपने बर्तन में रखा है उसमें पानी बहुत है। तो पानी क्या करेगा, बाहर से फ्लो होके आएगा, ठीक, अंदर आएगा चने के अंदर या फिर किशमिश के दाने के अंदर। तो जैसे ही पानी किशमिश के दाने के अंदर आ जाता है तो किशमिश का दाना फूल जाएगा या जो आपका चने का दाना है वो फूल जाता है। क्लियर हो गया? इतना आपको ध्यान रखना है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से और लिपिड, लिपिड मतलब वसा से मिलके बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ से मिलके बना होता है, प्रोटीन से और लिपिड से। अब जो क्या होता है, कभी कभार एग्जाम में डिस्कवरी भी पूछा था, किसने किसको खोजा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की थी कार्ल नेगिली ने। ठीक हो गया, कार्ल नेगिली ने इसकी खोज की थी। क्लियर हो गया? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? डिस्टिंक्ट जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन मतलब ठीक अलग अलग जो कॉम्पोजिशन है सेल का, उसको बैलेंस करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जैसे कि मतलब जो आपने देखा होगा यहाँ पर कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की रहेगी, कितनी CO2 की रहेगी, कितना अमाउंट वाटर रहेगा, अभी मैंने ये आपको बताया था प्रोसेस से। तो ये सब मेंटेन करने का काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब एक और पार्ट देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपका एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, मतलब जंतु सेल हो या फिर पादप, मतलब जंतु कोशिका या पादप कोशिका, दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली प्रेजेंट रहती है। लेकिन एक जो अलग आता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। हिंदी इस बार मिस हो गई थी थोड़ा सा लिखना, तो वैसे जितना आएगा मैं यहाँ पर जो कवर कर दूंगा मैक्सिमम। तो सेल वॉल को कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बस इतना ध्यान रख लेना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पादप में होती है, जंतु में ये प्रेजेंट नहीं रहती है। क्लियर हो गया? इसको जो है किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जब मैंने बताया था कि सेल को डिस्कवर किया था ना, तो उस समय बेसिकली उसने सेल वॉल ही देखा था उसमें। क्लियर है? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी। ये क्या होता है? ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। अभी मैंने बताया सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग तो क्या होता है? सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन वो तो आपका जो फिर एनिमल सेल का सबसे बाहर है। प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और परत होती है, उसी को बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और जो लेयर होगी उसको सेल वॉल कहते हैं। ये जो फिर एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, मैंने पहले बता दिया, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहेगी, उसमें नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल वॉल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि प्लांट का जो आपका सेल वॉल होता है, प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है, वो आपका किससे मिलके बनी होती है? वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। इतना ध्यान रख लेना बस, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है और सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, बड़ी श्रृंखला वाला कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। बड़ी श्रृंखला वाला कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज। तो समझ में आ गया? सेल्यूलोज घास में क्या प्रेजेंट होता है पूछेंगे तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको नहीं खा पाते ना, घास को नहीं खा पाते हम उसको चबा नहीं पाते, वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट या पाचन नहीं हो पाता है। तो प्लांट सेल वॉल किससे मिलके बना होता है? सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। सेल्यूलोज सबसे लंबी श्रृंखला का जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट तो सुना ही होगा, कार्बोहाइड्रेट में सबसे लंबी श्रृंखला किसकी बोलेंगे? प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो सेल्यूलोज है। सबसे छोटा कहेंगे तो ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे जो है सामान्य तरह का आपका एक तरह से जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसका काम क्या होता है सेल वॉल का? सेल वॉल का काम होता है डेफिनेट शेप देना, एक फिक्स्ड आकार देना प्लांट सेल को, रिजिडनेस, रिजिडनेस पता हो ना, दृढ़ता। पेड़ आप देखते हो कि बिल्कुल खड़ा रहता है, दृढ़ रहता है, कभी कितना ज़्यादा बारिश तूफान में भी ऐसे टूटता नहीं बहुत जल्दी। और उसको प्रोटेक्शन देना मतलब सुरक्षा देने का काम ये सेल वॉल का होता है। क्लियर है क्या? सेल वॉल सबसे बाहरी लेयर होती है, इसलिए यही सब चीज़ें मेंटेन करता है। कभी कभार प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ने से उसके पार्ट्स बाहर की तरफ को मूव करते हैं। तो अगर सेल वॉल भी अगर बाहर की तरफ को मूव करेगा तो पेड़ तो बीच से टूट जाएगा ना। तो सेल वॉल उस प्रेशर को, उस दबाव को जो है
न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसको कैंसिल करके प्लांट्स की रिजिडनेस को बनाए रखता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते रहता है, एक फिक्स स्टेप उसकी बनाए रहता है। इसी में एक प्रोसेस आपको ध्यान रखना, प्लाज्मोलाइसोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। प्लाज्मोलाइसोसिस जो क्या होता है, देखो जब अभी हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करी थी ना, कि एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, जिससे क्या होता है पानी एक मतलब जो आपका सेल है जहाँ पर पानी का अमाउंट कम है वहाँ से ज़्यादा वहाँ की तरफ फ्लो होगा, जहाँ पर पानी का अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पानी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उससे क्या होता है, एक श्रिंकेज आ जाता है। श्रिंकेज मतलब सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना हो जाता है किसका, जो सेल वॉल होता है वो जो है आपका सिकुड़ने लगता है, या फिर सेल वॉल जिस भी सेल का पार्ट है वो थोड़ा सिकुड़ने लगता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसोसिस। जैसे मैंने बताया ना, पानी अगर भरते रहता है तो सेल वॉल क्या होगा, मतलब सेल वॉल का जो आपका सेल होगा या जो भी सेल है या जो कोशिका भित्ति है वो सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। जो भी मैंने बताया था ना कि प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है अंदर, तो अगर मान लो ये प्रेशर डाल रहा है, ये बाहर की तरफ को जा रहा है, और अगर आपका कोशिका भित्ति भी बाहर की तरफ को चले जाएगी तो ये तो प्लांट्स को बीज से तोड़ देगी ना। तो ये क्या होता है कि जो भी कंटेंट्स होता है, जैसे अब अगर पानी बाहर की तरफ को मूव कर रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है, तो सेल वॉल अंदर की तरफ को मूव करके प्रेशर को बैलेंस कर देता है। तो यही काम, यही प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यही ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जब कभी भी पानी क्या होता है, सेल जो है वाटर लूज करता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, आपका श्रिंकेज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ऑफ द वो कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर की तरफ को उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसी को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इतना आपको बस थोड़ा सा समझना है इसमें क्या होता है। अगला जो पार्ट है, या जो अगला हमने पार्ट बताया था वो था न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1835। कभी कभी सन पूछ लेता बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब न्यूक्लियस के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था कि न्यूक्लियस लगभग ये ऐसा लगता है कि सेल के बीचों बीच में जो उपस्थित रहेगा उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का नाम होता है, ठीक, इसको बोलते हैं हेड क्वार्टर या फिर आपका कंट्रोलर ऑफ द सेल, मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम इसी का होता है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस मैंने केमिस्ट्री में भी बताया था। केंद्रक होता क्या है, जिसमें पूरा का पूरा मास, पूरा का पूरा द्रव्यमान जो है केंद्रित रहता है किसी भी अणु का, परमाणु का, उसको हम केंद्रक कहते थे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर भी लगभग वही समझ सकते हो आपकी, केंद्रक वो पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, क्रोमोसोम्स इसी में होते हैं, डीएनए इसी में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको हेड क्वार्टर कहते हैं ना। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो उसका एक जगह पर हेड ऑफिस होता है जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल करी जाती हैं। जैसे पुलिस का आपने हेड क्वार्टर सुना होगा, पूरे स्टेट में जितनी भी पुलिस मतलब पुलिस थाने होंगे, चौकियाँ होंगी, उन सब का एक जगह पर हेडक्वार्टर होता है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी हो सकता है या स्टेट हेडक्वार्टर होगा, तो जहाँ पर राजधानी होती है वहाँ होता है बेसिकली। तो वहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। तो वही न्यूक्लियस का भी काम होता है, इसको बोलते हैं हेडक्वार्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल, जो कि हर चीज़ सेल में जो भी चेंजेस आएंगे सबको कंट्रोल करता है, यही कौन, केंद्रक। क्लियर हो गया? दूसरी बात, ये आपका डबल लेयर कवरिंग होती है। अभी डबल लेयर कवरिंग के बारे में आगे बताएंगे, यानी कि इसमें दो झिल्लियाँ होती हैं, दो झिल्लियाँ होती हैं। क्लियर हो गया? दो झिल्लियाँ कौन कौन सी? देखो, एक तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर झिल्ली होती है, और एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी में होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन साथ में इसकी खुद की एक डबल लेयर कवरिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको डबल लेयर कवरिंग बोला जाता है, यानी कि दो परत वाली झिल्ली इसमें उपस्थित रहती है। तो ये अक्सर पूछ लेता है कि डबल लेयर कौन कौन से, तो मैं नाम लिख देता हूँ वैसे। न्यूक्लियस आपने समझ लिया, केंद्रक, डीएनए डबल लेयरिंग होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड आगे पढ़ेंगे हम, प्लास्टिड जिसको लवक कहते हैं, जो केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, केवल और केवल पादप कोशिका में उपस्थित है, जिससे जो कि आपका खाना वाना बनाते हैं पादप, वो प्लास्टिड लवक की वजह से ही बनाते हैं, ठीक है। डबल लेयर कवरिंग होता है, इतना आपको पता चल गया, ठीक हो गया। अब एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस सेल में केंद्रक नहीं होता है? तो आरबीसी, जिसको आप बोलते हो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल, जिसमें कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, वो इसका एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें
दो उपस्थित रहते हैं, दो न्यूक्लियस। तो जितने प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ वर्ग के जितने हैं ना, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में दो होते हैं, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, इसके जो जो सेल ये सब यूनिसेलुलर है ना, एक कोशिकीय मैंने बताया था, ठीक। अमीबा हो, पैरामीशियम हो, युगलिना हो, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव, एक ही कोशिका होती है और उसमें दो केंद्रक होते हैं। क्लियर हो गया। तो दो न्यूक्लियस किस किस के होते हैं, प्रोटोजोवन वर्ग में जो आएंगे। क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल होता है, एक एक जो है पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, हिंदी में भी क्रोमोसोम ही कहते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक जो है पदार्थ होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी जो यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जितने भी गुणों का स्थानांतरण होता है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, वो आपका क्रोमोसोम से ही लिंक्ड होती है। ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। तो जीन सबसे छोटी इकाई है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी की जानकारियाँ जो ट्रांसफ़र होती हैं, मतलब जो गुण आपके पिताजी के थे या जो गुण आपके दादाजी के थे वो आपके पिताजी में आए, पिताजी के आप में आए, आपके आपके बच्चों में आएंगे। या ऐसे ही जो है माता जी के गुण भी आते हैं हमारे में, माता के भी गुण आते हैं, माँ के भी गुण आते हैं। तो ये सब चीज़ें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये सब कैरी करता है जीन। बहुत सारे जीन मिल जाते हैं, डीएनए बनता है। ठीक हो गया। तो और डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। इसीलिए बताया था ना कि न्यूक्लियस को कंट्रोलर कहते हैं। सबसे पहले आती है क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था वोल्डेयर ने। क्रोमोसोम इज डिस्कवर्ड बाई वोल्डेयर। और ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, रॉड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, रॉड देखा ना इस तरह से, तो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम में क्या होता है ये देख लेते हैं। क्रोमोसोम ये क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन ऑफ, ठीक, वो करेक्टर्स मतलब गुण, फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट मतलब जो भी आपके अगर पिताजी हैं, मतलब आपके पिताजी कहने का मतलब है, पेरेंट का मतलब होता है जिनसे नए सेल बनेंगे। तो पेरेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको कैरी करता है ये नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आपका गुणों को ट्रांसफ़र करता है, या उनकी जो भी जानकारी होती है उनको अपने में समाहित करके दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देता है। क्रोमोसोम्स को आप ये भी कह सकते हैं धागेनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, धागेनुमा। जैसे धागा देखा ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड की तरह धागेनुमा संरचना होती है। क्रोमोसोम इस तरह से बने होते हैं, ये इस तरह से धागेनुमा संरचना। क्लियर हो गया। अब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणों को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र तो कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक, किसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो ये मैंने पहले बता ही दिया आपको कि क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है, डीएनए से, और साथ में प्रोटीन भी होता है इसी का पार्ट। क्लियर हो गया। प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और सबसे मेन है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट मतलब क्रियात्मक इकाई कह लो एक तरह से। डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे जीन्स कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इतना ये बड़ी सीरीज से याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि आपका फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का क्या है, तो आप क्या कहोगे, जीन्स कहोगे। आपके जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो जो है किस में रहती हैं, वो आपका क्रोमोसोम्स में रहती हैं। क्रोमोसोम्स आपने पेयर तो सुने होंगे ना, अगर ह्यूमन बॉडी में देखा तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद। 23 पेयर यानी कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं। उन जो है 23 पेयर में से 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं। तो ये 22 पेयर तो सेम रहते हैं, यानी कि 44 क्रोमोसोम सेम रहते हैं। जो आपका 23rd पेयर होता है ना, बहुत बार पूछते हैं, 23rd पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो कि ये डिसाइड करता है कि जो भी बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल, या बॉय होगा या गर्ल होगा, ये डिसाइड करता है 23rd पेयर क्रोमोसोम। इसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मेल में ये होता है XY और फीमेल में होता है
XX। तो गांव घरों में पुराने जो हमारे कल्चर कह सकते हैं, पुरानी सोच में, रूढ़िवादी सोच में ये माना जाता है अगर किसी के फैमिली में लगातार लड़कियां हो रही तो उसके लिए दोष किसे दिया जाता है, उसके लिए दोष महिला को दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो फीमेल है, फीमेल में तो दोनों क्रोमोसोम्स XX हैं, दोनों क्रोमोसोम्स XX हैं। तो फीमेल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब जो भी आपका जेंडर ऑफ चाइल्ड, कि उसको कौन सा जेंडर होगा, तो वो तो मेल होगा तब भी एक्स ही देगी, फीमेल होगा तब भी एक्स देगी। इट इज़ डिसाइडेड बाय द मेल क्रोमोसोम्स, मेल का क्रोमोसोम, क्योंकि मेल अगर एक्स दे दिया और फीमेल ने तो एक्स ही देना, तो एक्स एक्स हुआ तो लड़की होनी है। मेल ने वाई दिया और फीमेल ने एक्स दिया, तब एक्स वाई होगा, तब बॉय होगा ना। तो ये भ्रांति हमें भी दूर करनी पड़ेगी, हमें जिनको नहीं पता उनको बताना भी पड़ेगा, अगर आपके आसपास कहीं ऐसा होता है, क्योंकि ये अभी भी होता है। रिस्पॉन्सिबल इसके लिए मदर को ही माना जाता है, महिला जो होती है उसी को माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। जो भी बॉय, जो भी बेबी बॉय होगा, गर्ल होगा, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द क्रोमोसोम ऑफ मेल। क्लियर है? तो आदमी जिम्मेदार है कि लड़का हुआ या लड़की हुई है, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। न्यूक्लियस का और काम क्या होता है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे सेल के अंदर होती है, मतलब मेटाबॉलिक मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़, आप अगर खाना खा रहे हैं, खाना पच रहा है, सेल के अंदर पच रहा है और डाइजेस्ट होकर एनर्जी बन रही, कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर की जितनी प्रोसेस होती हैं। ठीक हो गया? ये तो पहले बता देता कि ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ जो भी हेरिडेटरी करेक्टर्स का मतलब होता है वंशानुगत जानकारी। ठीक है, यहाँ पर हेरिडेटरी करेक्टर्स का मतलब होता है वंशानुगत जानकारी। तो जितनी भी वंशानुगत जानकारी होती हैं उनको ट्रांसमिट करने में, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने में हेल्प जो है वो न्यूक्लियस करता है, या काम इसका ही होता है। अब न्यूक्लियस का एक और पार्ट होता है, न्यूक्लियस में एक बड़ा गोलाकार पार्ट, जैसे ये न्यूक्लियस है मान लो हमारा, इसी के बीच में एक बड़ा गोलाकार पार्ट होता है जिसे बोलते हैं केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियोल्स। हिंदी में कहते हैं केंद्रिका और इंग्लिश में न्यूक्लियोल्स कहते हैं। ये मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन करा क्योंकि न्यूक्लियोल्स में आरएनए संश्लेषित होता है, मतलब आरएनए सिंथेसिस होता है। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाएगा कि आरएनए कहाँ पर संश्लेषित होता है, तो आरएनए भी न्यूक्लियस में ही होता है, न्यूक्लियस का एक पार्ट है न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स में आरएनए संश्लेषित या सिंथेसिस होता है। हालांकि अभी आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे और क्या क्या नई नई चीज़ें आएंगी, बट फिलहाल इतना समझ लो, डीएनए भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और आरएनए भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है न्यूक्लियोल्स, यानी कि केंद्रिका, वहाँ पर आरएनए संश्लेषित यानी कि सिंथेसिस होता है, बनता है। और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए मिलके बना होता है जीन से, फंक्शनल यूनिट क्या है उसकी, जीन है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पार्ट था, हमने 3 पार्ट बताए थे सेल के, तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने बता ही दिया था कि ये सेल है, ये तो आपका मेम्ब्रेन हो गया बाहर का, बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो ये बीच का जो भी पार्ट है ये पूरा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है। इसको डिस्कवर किया था कॉलिकर ने 1862 में। कॉलिकर वॉज डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्म इन 1862। इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट, ये बोल देना मैंने, फ्लूइड कंटेंट मतलब द्रव्य पार्ट होता है, इसमें लिखा ही है द्रव्य, द्रव्य मतलब फ्लूइड, जो चीज़ बह सकती है उस तरह का पार्ट होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो बाहर का है, इसके अंदर का पार्ट होता है। ठीक हो गया? इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे कोशिका के भाग होते हैं, जो अभी आप पढ़ोगे ना, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको रसधानियाँ कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपका जो है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित रहती हैं। अब कोशिका द्रव्य को देखो 2 पार्ट में बांटा जाता है। कोशिका द्रव्य को कितने पार्ट में बांटा जाता है? 2 पार्ट में। 2 कौन कौन से पार्ट हैं? एक होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जो आपका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, इसके 2 पार्ट हैं, एक है प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। अब हिंदी में नाम से क्लियर हो गया, जीव मतलब जीवित, जो जीवित पार्ट होगा, लिविंग पार्ट जो भी आपका मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी लिविंग पार्ट होगा वो सारा का सारा आपका प्रोटोप्लाज्म के अंदर आएगा। अब लिविंग पार्ट मतलब जिसमें ग्रोथ होगी, जो आपका डिवाइड हो सकता है, कभी भी टूट सकता है, जैसे सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, ये सब प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि लिविंग पार्ट है। और दूसरा होता है जो इसमें निर्जीव संरचनाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं मेटाप्लास्टस। जो आपका सजीव होती है उनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो निर्जीव होती है उनको बोलते हैं मेटाप्लास्टस।
मेटाप्लास्टस, याद रखना मेटाप्लास्टस जो निर्जीव संरचना है, जो डिवाइड नहीं हो सकती, जो विभाजित नहीं हो सकती हैं, जैसे वैक्यूल्स, रसधानियाँ, वसा, लिपिड, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ही होता है, ये सारे पार्ट कभी डिवाइड नहीं हो सकते। प्रोटीन भी कह सकते हैं, प्रोटीन भी कभी डिवाइड नहीं होता, ये भी निर्जीव संरचना है। ये सब किसके अंदर आती हैं, ये सब मेटाप्लास्टस के अंदर आती है, लेकिन ये भी पार्ट किसका है, साइटोप्लाज्म का ही है। तो सेल का एक और इंट्रोडक्शन के अंदर 3 पार्ट जो मैंने बताया था वो यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर अब डिस्कस करेंगे और जितने पार्ट हैं, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी काय जिसको आप बोलते हो, राइबोसोम के बारे में हो गया, लवक के बारे में हो गया, वसा कहाँ पर बनती है, वैक्यूल्स कहाँ है, वैक्यूल्स का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, कितने तरह के टाइप्स होते हैं, कौन जो है किसको सुसाइड बैग यानी कि आत्मघाती थैली कहते हैं सेल की, ये सारी चीज़ें विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।